हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उसमें से भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं उनके कौन कौन से घटक हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये क्लास 12th की ज्योग्राफी है और इस बुक से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो बच्चों, आपको पता होगा कि किसी भी देश के निवासी ही उस देश के वास्तविक धन, उस देश की वास्तविक संपत्ति होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं देश के, जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग भी करते हैं तथा उनकी नीतियाँ भी निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की जो पहचान होती है यह इन्हीं लोगों से होती है। एक देश की जो पहचान है वहाँ के जो प्रबुद्ध निवासी होते हैं उनसे होती है। इसमें यही बताया गया है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष, कितने बच्चे जन्म लेते हैं, उन बच्चों की कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे वे नगरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं। इन्हीं सब के बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या थी वह 600 करोड़ से भी अधिक थी, यानी कि 6 अरब। और यह जो जनसंख्या थी यह विश्व में असमान रूप से वितरित थी। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जो जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की एक टिप्पणी है जो उन्होंने लिखी है। उन्होंने एक टिप्पणी दी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्थान है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लोग रह रहे हैं और जो कम स्थान है वहाँ पे कई सारे लोग इस समय रह रहे हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य माना गया है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है वह निवास करती है। इसमें से 6 देश एशियाई महाद्वीप से संबंधित हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, जो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो संख्या है वही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ये पेपर में कई बार सीबीएसई ने पूछा है। इसका सूत्र है जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ये आपका जब लिखें आप तो डेफिनेशन के साथ साथ ये भी लिखें। डेफिनेशन में आप अगर इतना भी लिख देंगे कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो संख्या है यही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सूत्र जनसंख्या क्षेत्रफल, तो भी आपका सही हो जाएगा। उदाहरण के लिए इसमें देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए इसका ये फॉर्मूला है जनसंख्या घनत्व का। और उदाहरण के लिए का प्रदेश का क्षेत्रफल है 100 किलोमीटर और जनसंख्या है इसका 1,50,000। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। घनत्व हमें निकालना है, हमें जनसंख्या पता है, हमें क्षेत्रफल पता है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ये हमारा निकल के आ गया, यानी कि 1500 हमारा निकल के इसका आंसर आ गया है। इस तरह अगर पेपर में पूछ ले तो फॉर्मूला आप खुद से याद करके जाइएगा और वहाँ पे जनसंख्या आपको दे रखी होगी,
आपका क्षेत्रफल वहाँ पे दे रखा होगा, आपको बस सिंपली उसको डिवाइड करके वह उसका निकाल देना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता ये हमारा पहला कारक। ओके, जल की उपलब्धता भौगोलिक कारक है, ये हमारे जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक भौगोलिक कारक। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। आर्थिक कारक है हमारे खनिज, नगरीकरण, उद्योगीकरण। तो सबसे पहले हम एक एक को अच्छे से डेफिनेशन के सहित पढ़ते हैं। तो पहले हम भौगोलिक कारक को पढ़ेंगे। फर्स्ट है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि नदी, घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो अगर हम बात करें तो व्यक्ति वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पे जल की उपलब्धता अधिक का अधिक हो, क्योंकि जहाँ पे जल ही नहीं होगा, जल ही जीवन है, हमने हमेशा से सुना है, जल नहीं होगा तो वहाँ पे जीवन भी संभव नहीं हो सकता है। मनुष्य हमेशा उस स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पे खेती भी आसानी से हो, खाने के लिए भी पानी आसानी से मिले, नहाने के लिए भी पानी आसानी से मिले, विशेषकर पीने के लिए भी पानी आसानी से मिले। खेती में सिंचाई के लिए पानी की बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो किसान लोग हैं, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो उस स्थान पे बसना अधिक पसंद करेंगे जहाँ पे जल हो। अगर किसी भी चीज़ की अगर हमें खाना खाना है तो सबसे पहले हमें खेत में जाके उसको उगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गेहूं की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, विशेषकर जब हम लोग चावल की खेती करते हैं धान की, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चावल तो हम मतलब तभी खा पाएंगे ना जब हमारे पास बहुत सारा पानी होगा, पानी से हम उसको ग्रो करेंगे, गेहूं को ग्रो करेंगे। तो इसीलिए जो मानव है, जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो ऐसे स्थान पे रहना अधिक पसंद करेगा जहाँ पे जल की उपलब्धता अत्यधिक हो। देन सेकंड है भू आकृति। ओके, भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। इसमें काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो मैं आपको एक इसमें अपनी लैंग्वेज से बताती हूँ कि लोग समतल क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे खाने की भी व्यवस्था हो, पानी की भी व्यवस्था हो। लोग ऊबड़ खाबड़ स्थानों पे कभी भी रहना नहीं पसंद करेंगे, वो एक ऐसे स्थान पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे खेती आसानी से की जा सके। अब पहाड़ी इलाके होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ पे खेती करना एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। वहाँ पे खेती या तो हो ही नहीं सकती है, और अगर होगी भी तो उसमें काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो जो लोग होते हैं वो समतल क्षेत्रों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जलवायु। अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में से बसे हुए हैं। इसमें सिंपली हमें ये पढ़ना है कि जो जलवायु है, देखिए जो मानव उसने पहले जल की उपलब्धता, यानी जहाँ पे जल हो अच्छा खासा, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे खेती आसानी से हो, वहाँ रहना पसंद करेगा। सेकंड हमने पढ़ा वो ऊबड़ खाबड़ एरियाज़ में नहीं रहना पसंद करेगा, वो एक समतल जगह पे रहना पसंद करेगा।
तीसरा जलवायु। जलवायु में हमें ये पढ़ना है कि जहाँ पे एक अच्छी जलवायु हो, जहाँ पे रहने लायक जलवायु हो। ये नहीं कि हमेशा से ही ठंड ही बनी हुई है या हमेशा से गर्मी ही बनी हुई है। वहाँ पे भी चेंज होते रहें वेदर, बारिश भी हो, गर्मी भी हो, ठंडी भी हो, बौछारें भी हो, फूल भी खिले, मुरझाएं भी। ऐसी जो जनसंख्या होती है वो मनुष्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, जिसमें वो कई प्रकार की खेती भी कर सकता है। गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों, हर एक प्रकार की वो खेती कर सकता है। इसमें यही बताया गया है कि जलवायु, अच्छी जलवायु होनी चाहिए जहाँ पे मनुष्य रहना पसंद करेगा। उसके बाद है हमारा मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनमें संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदा गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? ओके, तो मृदाएं में हमें ये पढ़ना है कि लोग जो होते हैं वो हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे काफ़ी अच्छी मृदा हो। अच्छी मृदा का मतलब उपजाऊ मृदा हो, जहाँ पे खेती की जा सके, जहाँ पे खाने लायक कुछ उगाया जा सके, जिसमें जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसी जगह पर आकर्षित होते हैं जहाँ पे समतल भी हो, जल की उपलब्धता भी हो, जलवायु भी वहाँ की अच्छी हो, और तो और वहाँ की जो मृदा है वो भी उपजाऊ हो, वहाँ पे जो बोया भी जा सके, ऐसी जगह वो निवास कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक की ओर हम बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला दिया हुआ है खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सनन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा जाबिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो जहाँ पे ज़्यादा खनन कार्य होगा, जहाँ पर अधिक खनिज पाए जाते हैं, वहाँ पे 2 अवसर प्रदान हो जाते हैं। पहला तो ये कि लोगों को ऐसे अवसर मिल जाते हैं रोजगार के। तो वहाँ पे अगर खनन कार्य अच्छा होगा तो मजदूर जो होते हैं, जो अर्ध कुशल कर्मी होते हैं या फिर कुशल कर्मी होते हैं, उनको एक रोज़गार उपलब्ध हो जाता है, जिसके ज़रिए वो वहाँ पे काम कर सकते हैं और कुछ पैसा भी ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इसमें दिया रखा है, अफ्रीका की कटंगा जाबिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है, या अगर पेपर में पूछा जाए तो आप ये उदाहरण ज़रूर लिख के आइएगा। नेक्स्ट हमारा नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि गांव से लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गांव में शिक्षा, चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं होती हैं वो गांव में बहुत ही ज़्यादा हमें कम देखने को मिलती हैं। गांव में जो चिकित्सा होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी भी जो उपलब्धता होती है वो कम होती है। गांव में शिक्षा बहुत ही निम्न स्तर पे हमें देखने के लिए मिलती है। इसीलिए जब लिटरेसी रेट हमें देखना होता है गांव का, तो आप देखेंगे हमेशा से ही गांव का लिटरेसी रेट कम ही आता है, और जो शहर का लिटरेसी रेट होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि शहर में लोग नई सोच के भी होते हैं, एक प्रकार से उनकी बुद्धि में ऐसा विकास हो चुका होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इसलिए भी जो शहर होते हैं उसमें अच्छी शिक्षा हमें देखने को मिलती है। जो नगर होते हैं वो रोज़गार भी बेहतर प्रदान करते हैं लोगों को। काफ़ी सारे ऐसे अवसर होते हैं जो लोगों को प्रदान होते हैं नगर के द्वारा। नगर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है तथा शिक्षा और चिकित्सा संबंधी भी सेवाएं वहाँ पे अच्छी उपलब्ध होती हैं गांव
की अगर हम बात करें तो गांव में इतना नहीं मिलता है, और शहर की अगर हम बात करें तो शहर में बहुत अधिक इसकी बोला जाए तो बहुत अधिक शिक्षा और चिकित्सा संबंधी जो सेवाएं होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो बहुत अच्छी उपलब्ध होती हैं। तो यही एक मेन कारण है कि यही एक मेन कारक है कि जो लोग होते हैं गांव के, वो नगर की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि गांव में वो जब देखते हैं कि उनके घर में कोई बीमार हो रहा है तो उनको कोई पास में हॉस्पिटल नहीं है, पास में कोई चिकित्सा नहीं है, तो वो उनको बहुत दूर जाना होता है। और गांव से शहर जाने के लिए भी केवल एक ही बस आती है, जो उसका एक निर्धारित समय होता है, उसी समय पर वो आएगी बस। और गांव से जिसको जिसको भी शहर जाना होता है उसी बस से वो लोग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि परिवहन यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनका भी कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। भाई अगर शहर की बात करें तो आप लोग तो जानते हैं कि शहर में इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, हर 2 मिनट में, हर सेकंड्स में गाड़ियों का आना जाना लगा ही रहता है। तो यही एक कारक है नगरीकरण, लोग नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिस कारण से जो गांव की संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, और जो शहर की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका एक ऐसा प्रदेश है जहां पर उद्योग की उपस्थिति के कारण सघन यानी कि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वहां पे बसी हुई है। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर अच्छे वहाँ पे उद्योग होते हैं तो वहाँ पे काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए होते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए लोगों की संख्या भी चाहिए होती है। और लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अपने घर को चलाने के लिए वो काम पे जाते हैं, तो दोनों की ही एक तरीके से डिमांड होती है। तो इसी तरीके से जब लोग किसी उद्योग में काम करने लगते हैं, उनको रोज़गार के अवसर भी प्रदान होने लगते हैं, उनको देखा जाए तो एक तरीके से मंथली पेमेंट भी आने लगती है, तो ऐसे में लोग इसकी औद्योगिकीकरण भी एक अहम है कि लोग इसको भी देखते हैं कि हमें कहाँ पे बसना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, ये सम टॉपिक है उसी चीज़ का जो हम लोग पढ़ रहे थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक एक है। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार ऐसे भी समाज होते हैं जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक उपद्रव हो जाते हैं, राजनीतिक उपद्रव हो जाते हैं, वहाँ पे शांति का माहौल नहीं रहता है, काफ़ी अशांति फैल जाती है, वहाँ पे अनुकूल जलवायु नहीं होती है। तो इसी कारण लोग जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक जो कारक होते हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पलायन कर जाते हैं। अशांति होती है, कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। यह एक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक, और यह परिवर्तन ऋणात्मक यानी निगेटिव भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जो ये जनसंख्या वृद्धि होती है इसको परसेंटेज के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वितरण किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होती है। तो बच्चों, अगर हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें तो किसी भी क्षेत्र में एक विषय, मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ती हूँ, किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी कि एक विशेष समय अवधि के दौरान
जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, एक विशेष समय अवधि के दौरान, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में के दौरान जो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी को ही जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। ये जो परिवर्तन होता है ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव और जो ऋणात्मक होता है उसका अर्थ होता है निगेटिव। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत कल्पनाएं, ये हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो 1 सेकेंड, ये जो जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पना है ये आपका एमसीक्यू में सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है। जब मैंने पेपर दिया था 2022 में तब भी ये पूछा गया था। तो आप इसको अगर रटे नहीं, इसमें से आपको ये क्वेश्चन आता है प्राकृतिक वृद्धि। ये देखिए 1 सेकेंड, हाँ ये जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है इसकी ये पूछ लेता है कि जन्म मृत्यु, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ तो ये जो जन्म और मृत्यु लिखा है इसमें ये माइनस होगा बीच में, जन्म माइनस मृत्यु। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दे देते हैं, जन्म प्लस मृत्यु, जन्म मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ऐसे कई सारे ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेता है ऊपर कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है। ये 1 नंबर में आया है, सीबीएसई ने पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जन्म माइनस मृत्यु। आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। तो चलिए हम भी इसको एक एक करके पढ़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि समय के 2 अंतरालों के बीच एक विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं इसमें, यदि भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ और वहीं अगर बात करें 2011 यानी 2011 की जनसंख्या तो 212.02 करोड़ में घटाएं, अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो जनसंख्या जो वृद्धि निकल के आती है वो 18.15 करोड़ निकल के इसकी वास्तविक जनसंख्या आती है। इसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि दर या जनसंख्या में परिवर्तन है जो कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये सबको पता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के जो अंतर होते हैं उससे जो बढ़ने वाली जनसंख्या होती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक जनसंख्या। प्राकृतिक जनसंख्या। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। यह वृद्धि तब होती है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, 1 सेकेंड। हाँ, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस वास्तविक वृद्धि। इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है, ये जो जन्म है इसमें बीच में आप लोग माइनस लगा लीजिएगा। मैंने शायद पहले आपको बताया, इसमें यहाँ पे ये माइनस लगा लीजिएगा। यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास और माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस उत्प्रवास, यहाँ पर भी माइनस होगा, उत्प्रवास होगा। इसको बोल देते हैं हम लोग जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यानी जब वो पॉजिटिव होती है जनसंख्या, ये तब होती है जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। यानी जो हमारा जन्म दर होता है वो जो मृत्यु दर है उससे जन्म दर अधिक हो, जन्म दर अधिक हो मृत्यु दर से, तब हमारी धनात्मक वृद्धि होती है। खैर आपको मैं इसको समझाती हूँ। जब देखेंगे आप किसी देश में अधिक लोग जन्म ले रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो वहाँ की वो बोला जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है जनसंख्या, यानी कि यहाँ पे मृत्यु दर कम है और जो व्यक्ति जन्म ले रहे हैं वो अधिक है। इसको बोलते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। और इसका एक मुख्य कारण होता है प्रवास। जब लोग प्रवास करते हैं तब भी यह वृद्धि धनात्मक हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि।
सॉरी बच्चों, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ आप स्किप करिएगा, मैं इसीलिए बार बार वीडियो को पॉज कर रही थी। सो सॉरी। हाँ, तो चलिए चलते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यानी कि निगेटिव। यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह कब होती है? यह तब होती है जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी कि लोग मर तो बहुत रहे हैं और उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से जन्म हो रहे थे वो जन्म दर कम हो गई है। लोग मर ज़्यादा रहे हैं और जन्म दर भी अब कम हो चुकी है, बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में यह निगेटिव हो जाती है, जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि हो जाती है। और इसका ये भी मुख्य कारण है कि लोग उस देश से अन्य देशों की ओर प्रवास कर जाए, यानी पलायन कर जाएं या प्रवास कर जाएं, तो ये भी एक उसका मुख्य कारण होता है, प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास, 3 कारक हैं इसके, 3 घटक हैं इसके। जन्म, मृत्यु और प्रवास ये जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक हैं। पेपर में पूछ देता है कभी कभी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं रीड कर देती हूँ इसको। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। असंशोधित जन्म दर यानी CBR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। CBR, फिर से आप इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित जन्म दर जो होती है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म डिवाइड कर देंगे इसको किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या और इसको इंटू कर देंगे 1000 से, यानी 1000 से। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। मृत्यु दर जो ऑब्वियसली बात है, अगर मृत्यु दर जो होती है वो जनसंख्या का जो परिवर्तन होते हैं उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं, जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो यही नहीं होता कि जन्म दर ही बढ़ रही है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। इसका देखिए फॉर्मूला वही है जो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या डिवाइड कर देंगे उसको उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या और इंटू कर देंगे इसको 1000 से। ये CBSE कभी नहीं पूछती मेरे हिसाब से, तो मेरे में तो नहीं पूछा था ये क्वेश्चन। प्रवास क्या है? जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जन्म और मृत्यु ऐसे नई घटक हैं, इससे एक हटके और एक घटक है जिससे जो जनसंख्या होती है वो परिवर्तित हो जाती है, और वो है प्रवास। क्योंकि प्रवास भी एक बहुत मुख्य घटक है। अगर देखा जाए जब लोग एक स्थान से या एक देश से अन्य की ओर जाते हैं तो वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो निगेटिव में चली जाती है, और वो जहाँ पे पहुँच जाते हैं वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो पॉजिटिव में चली जाती है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ पर लोग गमन करते हैं यानी जहाँ पर लोग पहुँचते हैं उसको बोलते हैं उद्गम स्थान। जहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पे उनको जाना था वहाँ पे जा चुके हैं, उसको बोलते हैं उद्गम स्थान। और जिस स्थान में आगमन करते हैं, गंतव्य, 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट, सॉरी बच्चों, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे से। उद्गम स्थान उसको बोलते हैं जहाँ से लोग चलते हैं, यानी जहाँ से जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जहाँ से वो चलते हैं उस स्थान को बोलते हैं उद्गम स्थान। और गंतव्य का तो अर्थ ही होता है कि पहुँचना, तो जहाँ पर लोग आगमन कर जाते हैं उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। तो यहाँ पे जो मैंने पहले बोला बाय मिस्टेक, मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, यानी कि प्रवास। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं
तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं यानी जहाँ से लोग चलते हैं उसको बोलते हैं उद्गम स्थान, और जहाँ पर लोग पहुँचते हैं यानी आगमन करते हैं उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो जब वो स्थान खाली हो जाता है तो वो एक निगेटिव वृद्धि को दर्शाता है, ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है, वहाँ की कमी को दर्शाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। जब लोग बड़ी मात्रा में प्रवास कर जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो जहाँ पर वो पहुँच जाएंगे वह एक बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ जाती है, और जहाँ से लोग दूसरी जनसंख्या मतलब जहाँ से लोग जाते हैं तो वो जो स्थान होता है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दशा में अतः प्रयास के मेरे में मिसप्रिंट प्रवास ये इतना हाँ, प्रवास में बच्चों बस इतना ही पढ़ना था कि उद्गम स्थान क्या है और गंतव्य स्थान क्या है बस। और इसमें एक और टॉपिक है आप्रवास और उत्प्रवास। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसको बोलते हैं आप्रवास। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसको बोलते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं वो। ये भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, प्रवास भी कई प्रकार का होता है। पहला होता है मौसमी प्रवास, स्थायी प्रवास और क्षणिक प्रवास। प्रवास स्थायी, अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। गांव से गांव हो सकता है, गांव से नगर हो सकता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि सॉरी बच्चों, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ आप उनको अवॉइड करिएगा। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रवास के प्रकार। प्रवास के कई सारे प्रकार होते हैं, मैंने बोला भी आपको। क्षणिक प्रवास, मौसमी प्रवास, स्थायी प्रवास। ये गांव से गांव हो सकता है। गांव से गांव कैसे गांव से गांव हो सकता है, गांव से नगर हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। ये हमने प्रवास पढ़ा। प्रवास में हमने गंतव्य स्थान पढ़ा, उद्गम स्थान पढ़ा, आप्रवास पढ़ा, उत्प्रवास पढ़ा, प्रवास के प्रकार पढ़ें, प्रवास की धाराएं यानी गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। ये हमने प्रवास की धाराएं पढ़ी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, प्रतिकर्ष कारक। ये कई बार पूछा गया है सीबीएसई में, विशेषकर बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर का आया था। प्रतिकर्ष कारक और उपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करिए, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकर्ष कारक हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षक बनाते हैं। तो हम लोग अगर देखते हैं इसमें प्रतिकर्ष कारक हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है निगेटिव कारक, और अपकर्ष कारक का मतलब होता है पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव कारक। तो इसमें अगर हम बात करें प्रतिकर्ष कारक की, तो इसमें बताया जा रहा है कि बेरोज़गार की जो व्यवस्था है, वहाँ की रहन सहन की जो निम्न दशा है, वहाँ पे राजनीतिक उपद्रव होते हैं, वहाँ पे प्रतिकूल यानी निगेटिव जलवायु है, वहाँ पे कई सारी महामारियाँ हैं, अशांति है, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन है, और वहाँ पर झगड़ा लड़ाई जैसी कई स्थितियाँ होती हैं, जो कि एक निगेटिव कारक है जिसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। ये इसमें बोला गया है। एंड देन सेकंड है हमारा अपकर्ष कारक, यानी कि किसी को आकर्षित करना। आप अपकर्ष कारक को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को आकर्षित करना होता है अपकर्ष कारक। इसमें क्या है, काम के इसमें बेहतर अवसर आपको प्रदान होंगे। रहन सहन की हम बात करें प्रतिकर्ष कारक में, तो वहाँ पे रहन सहन की निम्न दशा थी, यहाँ पे रहन सहन की बहुत अच्छी दशा होगी। प्रतिकर्ष कारक में रहन सहन की अच्छी दशा नहीं थी। प्रतिकर्ष कारक में शांति सुरक्षा नहीं थी, यहाँ पे शांति सुरक्षा होगी आपको। वहाँ पे प्रतिकूल जलवायु थी, अपकर्ष कारक में अनुकूल जलवायु होगी।
प्रतिकर्ष कारक में लड़ाई झगड़ा, अशांति, पिछड़ापन देखने को मिलता है, जो कि अपकर्ष कारक में नहीं मिलता। यहाँ पे लड़ाई नहीं होती है, शांति है, सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु है, रहने की एक बेहतर दशा है, रहने की अच्छी स्थिति है यहाँ पे, और यहाँ पे काम करने के भी कई सारे अवसर प्रदान होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जानकीय संक्रमण। तो जानकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जर और खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जानकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, ग्रामीण, खेती और जानकीय संक्रमण बीच में, और इधर नगरीय, औद्योगिक। तो बच्चों, जानकीय संक्रमण सिद्धांत में यह बताया गया है कि इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन या भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह कई अवस्थाओं में होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। इसको भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं आपको अपने पॉइंट्स बता देती हूँ, आप इतना रीड कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि वीडियो बच्चों बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रथम अवस्था में बताया गया है कि उच्च जन्म दर होगी तथा उच्च मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होगी, धीमे धीमे जनसंख्या जो होती है वो वृद्धि दर में होगी। ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं। प्रथम अवस्था में की हम बात कर रहे हैं, जीवन प्रत्याशा कम होती है, लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं, ग्रामीण होते हैं। ये हमारी प्रथम अवस्था कहती है। और जो हमारा द्वितीय अवस्था यानी दूसरी अवस्था, उसमें बताया गया है कि प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ प्रजननशीलता घटती जाती है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार होता है, चिकित्सा की अच्छी सुविधा हो जाती है, शिक्षा भी इसमें बताया गया है, जनसंख्या होने वाला शुद्ध यौन उच्च है। तृतीय अवस्था है हमारा जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती हैं, तथा जो जनसंख्या होती है वो या तो स्थिर हो जाती है या फिर वो धीमी गति से बढ़ती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और इसका एनसीईआरटी बुक का आखिरी टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो आप प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा, मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। माल्थस लॉ के अनुसार जनसंख्या एल्जेब्रिक फॉर्म में बढ़ती है और यह अनंत होती है। फॉर एग्जांपल, आप पहले जो मैं बोल रही हूँ वो नोटबुक में अपनी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और एग्जांपल मैं बोल रही हूँ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, एंड डैश 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 इन्फिनाइट। इसमें माल्थस लॉ बोलते हैं कि एल्जेब्रिक फॉर्म में होती है और यह अनंत होती है। देन सेकंड पॉइंट है इसका, खाद्यान्न, संसाधन एवं उद्योगों, यह सब अर्थमेटिक फॉर्म में बढ़ते हैं। यानी कि जो खाद्यान्न है, जो संसाधन है, जो उद्योग हैं, ये सारे अर्थमेटिक फॉर्म में बढ़ते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। देन थर्ड है जनसंख्या और खाद्यान्न। जो जनसंख्या होती है और जो खाद्यान्न होती है, आपूर्ति में बैलेंस रहता है। एक समय आता है कि इसमें पहले तो इसमें बैलेंस रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब अंतर आ जाएगा, जिससे लोग भूखे से मरते रहेंगे, बीमारियों से, भूकंप से, बाढ़ से आदि से लोग मरने लगेंगे। इसका एग्जाम्पल है 0, 0, 1, 4, 28, 87, 120। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। और बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रुकिए, हाँ, ये आपका जो ये होता है बॉक्स, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करा करिए। ये आपको एनसीईआरटीज़ में जितने भी बॉक्सेस दिए हुए हैं
उनको आप ज़रूर पढ़िए, उनको आप वो बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपने पूरा पढ़ा होगा, चैप्टर बाहर बाहर पढ़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं 1 मार्क्स में। जब मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया था 12th के बोर्ड का, तो मानव का जो प्राकृतिकरण वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ फंसे थे जो कि बॉक्स से ही आए थे। तो आप प्लीज़ इन बॉक्स को मत नज़रअंदाज करिए। एनसीईआरटी ने अगर कुछ दिया है बुक में तो उसने बहुत कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो आप प्लीज़ एक एक चीज़ को पढ़िए, बोर्ड है, हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे परसेंटेज आ जाए। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।